फटाफट से आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। कैसे हैं आप सभी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सबसे पहले तो मुझे ये बता दो बेटा, पिछली क्लास का कंटेंट रिवाइज किया या नहीं रिवाइज किया? बताओ भाई, रुको हम अपना स्टैंड आगे लगा लेते हैं। हाँ भाई बताओ जरा, पिछली क्लास का जो कंटेंट था वो आप लोगों ने रिवाइज किया या नहीं रिवाइज किया? हैं जी बच्चों? शाबाश, सारे बच्चे आ रहे हो। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। चलिए भाई बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ब के कुछ टाइप्स की कैटेगरीज पढ़ने का काम किया और हम लोगों ने ये समझने का काम किया कि वर्ब अलग अलग तरह की होती हैं और वर्ब के अलग अलग रूप होते हैं और इन वर्ब के अलग अलग रूप का हम लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग टॉपिक्स में जिक्र किया। कायदे से अगर हम कहें या सरल भाषा में अगर हम कहें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अलग अलग जगह पर पहले से ही बटा हुआ है। इसको समेटना हमें कुछ ऐसी जगह पर आकर था जहां हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं अगर आप लोगों को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वॉइसेस में नहीं बताता या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव प्रेपोजिशन में नहीं अगर बताता तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पढ़ने का सच में कोई मतलब वजूद नहीं था। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को शुरुआत में बताता तो आप ये समझ रहे थे, तो प्रोनाउन में ही वो चीज समझ आ सकती थी, प्रोनाउन में ही उसे समझने का ज्यादा अच्छा वजह हमें समझ आया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? मैं अगर लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के डिफरेंस को एडवर्ब में आपको समझा रहा था तो मुझे लगता है वही सबसे अच्छा पल था उसे समझने का, वही सबसे अच्छा मौका था उस बात को समझने का। मेरी बात समझ रहे हैं? सो व्हाट माय पॉइंट इज, मेरे कहने का जो तर्क है वो बड़ा सरल है। तर्क ये है मेरे बच्चों कि जिस चीज को जहां पढ़ाया जाना है उस सीक्वेंस को वहीं पर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा रहता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलता है। हाँ, किसी भी चीज को रैंडमली कहीं पर भी पढ़ लेना, जैसे अगर मान लो मैं आपके बैच की शुरुआत में ही आप लोगों को अगर वर्ब की जानकारी दूं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बगैर वर्ब समझ नहीं आएगी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वॉइसेस प्रेपोजिशंस के बगैर समझ नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों के लिए सब्र रखा जाता है। जब मैं, मुझे याद है आप लोगों के साथ, जब मैं, मुझे अच्छे से याद है जब मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब पढ़ाना शुरू कर रहा था तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार ये लिख रहे थे जी वर्ब हो गया, वर्ब के बिना एडवर्ब क्यों पढ़ा रहे हो। उस समय बहुत सारे बच्चों ने ये बातें कही। खैर, वक्त बीतता है और धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं। कोई बात नहीं, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, इस बात को अगर मैं हल्की भाषा में कहूं तो ये बात ऐसे कही जाएगी, इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूं, ठीक है? इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूं और इस फिल्म में मुझे पता है कि कौन सा कैरेक्टर कहां पर आएगा और किस कैरेक्टर को कहां पर हटाया जाएगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल निश्चिंत रहा करें और अच्छे से पढ़ाई पर फोकस किया करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्ब की जो जो कैटेगरीज पढ़ी उसी प्रोसेस को आगे मैं आप लोगों के साथ लेकर चलना चाहूंगा। और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के साथ मिलकर कल हम लोगों ने वर्ब के बारे में जानने की कोशिश की और इस वर्ब के, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वर्ब के अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो हमने इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। सबसे पहले हमने इसे कहा हैपनिंग वर्ब, हमने इसी को कहा जो स्टेट बताने वाली जो शब्द है, ठीक है ना जी, हैपनिंग, या फिर अगर हम कहें स्टेट, या फिर अगर हम कहें तो एक्शन वर्ड। ऐसा ही कुछ लिखा था मेरे दोस्तों हम लोगों ने, है ना? ऐसा ही कुछ हम लोगों ने लिखा और ऐसी ही कुछ प्यारी प्यारी बातें हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो, क्योंकि ये बात बहुत खूबसूरत होगी और बहुत अच्छे से सीखने सिखाने में मदद करेगी। आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा और चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है?
मेरे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिखा, आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़कर देखें, ठीक है। शाबाश। मैंने आप सभी के सामने ये सेंटेंस लिखा है, आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लिए हैं, तो अब थोड़े से एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करके दिखा दो मेरे बच्चों। और इस लिखे हुए सेंटेंस को ही, इस लिखे हुए सेंटेंस को ही मेरे प्यारे बच्चे सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट में लिखकर दिखाएंगे। चलो सारे के सारे कमेंट्स में लिखकर दिखाओ। पास्ट इंडेफिनिट में लिखने के बाद इसी लिखे हुए सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखकर दिखाएंगे, ठीक है जी। इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखकर दिखाएंगे, ठीक है ना जी। आप लोगों के साथ मिलकर ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और ये एक्सपेरिमेंट बहुत प्यारी प्यारी चीज सिखाएगा हमको, ठीक है जी। भाई इसी लिखे हुए सेंटेंस को सारे बच्चे एक बार ना ऐसा भी करेंगे कि इस लिखे हुए सेंटेंस को एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लिखकर दिखाएंगे, ठीक है भाई। इसी लिखे हुए सेंटेंस को एक बार सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिखकर दिखाएंगे, ठीक है भाई। इसी सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखकर दिखाएंगे। सारे लिखने हैं भाई, सभी बच्चों को लिखना है। गलत हो सही हो बिल्कुल इस चीज की कोई चिंता नहीं करेगा, ठीक है। बस लिखकर दिखाना है, ये आपको दिमाग में रखना है। शाबाश, लिखकर दिखाना है। लिखो बेटा, लिखो भाई। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोशिश। चलो बेटा, अब आपने जो लिखा है ना, मैं आपके सामने लिखकर दिखाऊंगा। देखो बेटा, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है ना। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की अगर पहचान हम समझें तो एक अच्छा स्टूडेंट अपनी मतलब तैयारी में एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब एडवांस, इनको बहुत कॉन्शियस वे में तैयार करता है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो हल्का फुल्का या एवरेज स्टूडेंट हल्के फुल्के तुक्के लगा के छोड़ता है, लेकिन अच्छा पढ़ने वाला बच्चा इन पर अच्छी पकड़ बनाता है, और आप अच्छी पकड़ बनाकर ही चलेंगे, ये ध्यान रखें। सबसे पहले इसे पास्ट इंडेफिनिट में अगर मैं लिखता हूं तो क्या सेंटेंस बनेगा? आप कहोगे शेखर रोट अ पोएम, और उसके बाद आप लिखोगे टू विन हर
हॉट। ठीक है बेटे, अगर इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखोगे तो आपका सेंटेंस बनेगा शेखर इज, आप आगे लिखेंगे क्या चीज, राइटिंग अ पोयम टू विन हर हार्ट। यही लिख रहे हैं बेटे। इसी सेंटेंस को आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है तो आपने कहा शेखर विल, आगे आपने कहा राइट अ पोयम टू विन हर हार्ट। ठीक है बेटे, अगर आप इस लिखे हुए सेंटेंस की बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो आप क्या कहेंगे, शेखर हैज, और उसके बाद आप लिखने का काम करेंगे रिटन अ पोयम टू विन हर हार्ट। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों इन सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें, इन सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में एक बहुत प्यारी 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 बात समझ आती है। ठीक है जी, है ना। ठीक है, इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज हमें एक समझ आती है, और वो प्यारी चीज क्या है ध्यान से समझना। आप अगर इस लिखे हुए सभी सेंटेंसेस में वर्ब को ढूंढो, यहां लिखा राइट्स, यहां लिखा रोट, यहां लिखा राइटिंग, यहां लिखा विल राइट, यहां लिखा हैज रिटन, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप कहोगे सर यहां तो वर्ब के रूप बदलते जा रहे हैं, अरे बोलो हाँ। ठीक है, आप कहोगे सर यहां तो वर्ब के रूप बदलते जा रहे हैं। ठीक है भाई। अब आप अगर सारे बच्चे ना इस बात को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करें कि इन सभी की सभी वर्ब के जो रूप बदल रहे हैं वो बदलने की वजह क्या है, आप कहोगे ये जितनी भी है हमारी, ये सभी की सभी हम लोगों ने तो सर इस नाम से पढ़ी हैं, यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ, क्या पिलाना चाहेंगे, चाय पिला दो। ठीक है, मेन वर्ब हम इसे कहते हैं मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया ही हमें बताती है किसी हैपनिंग को, किसी स्टेट को, या फिर किसी एक्शन को, है ना। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस वर्ब के अंदर हमें समझ में आया कि इस वर्ब के अंदर ये जो परिवर्तन है ना, कहीं राइट्स है, कहीं रोट है, कहीं इज राइटिंग है, कहीं राइट है, कहीं रिटर्न है, तो इसके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, तो आप कहोगे सर चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। किसके अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहा है इसमें, टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहा है। अरे भाई हाँ ना। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में मेरे बच्चों मैं यहाँ शेखर को अगर हटाकर, या अगर शेखर के साथ मैं अगर कहूं कि प्रीति एंड शेखर, तो आप कहोगे सर ये तो प्लूरल हो गए, और प्लूरल होने की वजह से राइट्स नहीं सिर्फ राइट का आप जिक्र करोगे, राइट्स नहीं सिर्फ राइट का आप जिक्र करोगे, है ना। तो इसके अंदर परिवर्तन होने की वजह क्या हो गई, एक वजह तो हो गई टेंस, और एक परिवर्तन की वजह हो गई क्या चीज भाई, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। एक परिवर्तन की क्या वजह होगी भाई, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब नंबर का मतलब क्या हो गया बेटे, नंबर का मतलब हमें समझ में आ गया, नंबर का सब्जेक्ट हमें समझ में आ गया जो सिंगुलर या प्लूरल की जानकारी देते हैं, है ना। यहाँ पर सिंगुलर शेखर था तो राइट्स लिख दिया, जैसे ही शेखर के साथ प्रीति आके खड़ी हो गई यानी कि ये प्लूरल हो गए, तो आप समझ पा रहे हैं कि प्लूरल होते ही क्या हुआ, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया, बोलो हाँ। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई। अब क्योंकि इसके अंदर परिवर्तन होते हैं, मैंने क्या कहा, क्योंकि इसके अंदर परिवर्तन होते हैं, और इसी परिवर्तन की वजह से इस मेन वर्ब को हम एक प्यारे से नाम से जानेंगे, और इसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिखकर दिखाओ जरा कमेंट्स में। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, और लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, जब किसी वर्ब का रोल, मैंने क्या कहा मेरे बच्चों, जब किसी वर्ब का जो रोल है वो लिमिटेड है, और दो वजह से वो लिमिटेड हुआ। एक कौन सी वजह हो गई भाई, टेंस हो गई, और दूसरी वजह कौन सी हो गई भाई, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब नंबर का मतलब क्या हुआ, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर होने से वर्ब राइट्स आपने यूज की प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्लूरल होने की वजह से राइट्स नहीं सिर्फ राइट यूज किया। बात समझ में आ गई भाई, हाँ है ना। जब हमने इस लिखे हुए सेंटेंस को और ध्यान से देखा तो हमें एक बात समझ आई। जब इस लिखे सेंटेंस को हमने और ध्यान से देखा तो एक बात हमें समझ में आई, वर्ब तो गुरुजी यहां पर भी लिखी है ना, वर्ब तो गुरुजी यहां पर भी लिखी है। और इस वर्ब को अगर हम ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वर्ब को हम ध्यान से देखें तो ये वर्ब एक ऐसी वर्ब है
मैंने क्या कहा, ये वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिस वर्ब पर ना तो टेंस का ना ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे बोलो हाँ, ना तो इसके ऊपर टेंस का फर्क पड़ रहा, ना ही इसके ऊपर नंबर ऑफ सब्जेक्ट का फर्क पड़ रहा है ना। तो भाई अगर इस वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना, इस वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस लिखी हुई वर्ब का नाम ध्यान से समझना, और इसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि ये लिमिट में नहीं रहती। किस वजह से लिमिट में नहीं रहती, आप इसे कहोगे डज नॉट चेंज। क्या कहोगे बच्चों, डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू, बेटा ये अकॉर्डिंग टू लिखा है मैंने आप सभी के सामने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस, ना तो ये टेंस के अकॉर्डिंग बदलती और ना ही ये बदलती है किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखी हुई वर्ब के अंदर अगर हम समझें तो एक वर्ब तो है जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को ही हमने आज एक असली नाम से जाना जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और ये फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग बदलती है। बोलो हाँ, जो कि टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग बदलती है। जब ये टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग बदलती है तो ये हमारी है मेन वर्ब, ठीक है। फिर इसी वर्ब के एक्शन को एडवांस करने आती है, मैंने क्या कहा, इसी वर्ब के एक्शन को एडवांस करने आती है एक और वर्ब जिसके ऊपर ना तो टेंस ना ही नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए ये जो हमारा वर्ब का एडवांस रूप है, किस तरह की वर्ब की जानकारी हमें देने आया है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। किसकी वर्ब की जानकारी देने आया है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। यानी कि किसी भी लिखे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है, इसी के रोल को एडवांस करना, आगे बढ़ाने के लिए हमने यूज की जिस वर्ब को, उसे हम वर्ब एडवांस के नाम से जानते हैं। और यही वर्ब एडवांस कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, आओ इस बात को ध्यान से समझने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं आप सभी के सामने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों छोटी सी बात को समझने का काम करूंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की कहानी हमें अब आप लोगों के साथ मिलकर समझनी है। तो एक बात हमें याद रखनी है, ठीक है, कि युद्ध लड़ने से पहले जिससे हमारा युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध लड़ने से पहले जिससे हमारा युद्ध हो रहा है, पहले ये समझ लें कि उसकी जो ताकत है, उसकी जो कमजोरी है वो क्या है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानकारी लेने से पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम अगर ये समझ लें कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स एग्जैक्टली होती कितने रूप में है, क्या क्या रूप है इसके, ये अगर हम समझ लें तो बेहतरीन हो जाएगा काम, ठीक है। समझने के लिए तैयार है, ठीक है। समझना इस टॉपिक में बहुत कुछ है, सीखना बहुत कुछ है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, कमेंट्स होते हैं आपके, मैं देख लेता हूं। कमेंट्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। चलो बच्चों, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर टाइप की हम जानकारी लेते हैं बच्चों, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में सबसे पहला जो टाइप है, इसका नाम है भाई इन्फिनिटिव। इसका नाम क्या है भाई, इन्फिनिटिव। सारे बच्चे लिखकर भी दिखा दिया करें साथ साथ। इसका नाम है बच्चों इन्फिनिटिव। अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इन्फिनिटिव क्या होता है, कैसे काम करता है, आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं हम। इन्फिनिटिव अपने आप में एक वर्ब का ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हम टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों साथ जोड़कर चलते हैं, ठीक है, जिसमें टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम साथ जोड़कर चलते हैं। ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है बेटे। अब एक बात याद रखने की आती है हमारे सामने, हम सभी बच्चों को ये चीज पता ही है कि कहीं ना कहीं एक प्यारा सा शब्द हमारे कहीं ना कहीं गले पड़ा रहता है। देखना भाई, कौन सा शब्द गले पड़ा रहता है, ये शब्द एक्सेप्शंस, है ना। यानी कि जो नियम को चैलेंज कर दे, कहीं ना कहीं वो बात अधूरी रहती है। तो ये जो इन्फिनिटिव है ना, इसी का बिछड़ा खतरनाक रूप हमें कई जगह पे परेशान करेगा, और इसे हम कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। लिखकर दिखाना जरा फटाफट से, इसे हम कहेंगे मेरे दोस्तों बेयर इन्फिनिटिव। जब बेयर इन्फिनिटिव की हम बात करते हैं तो टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किस को यूज करते हैं, टू को यूज करते हैं। ऐसे लिखे हुए मामले में हम टू को ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना जी। बेयर का मतलब होता है विदाउट। क्या होता है मेरे बच्चों, लिखकर दिखाओ जरा,
बेयर का मतलब होता है विदाउट। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? एडवर्ब है, कंजंक्शन है, या प्रेपोजिशन है? तीन चॉइसेस में से एक आंसर बता दो। जो विदाउट शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वो क्या है? बताओ सोच के तीनों में। एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, या कंजंक्शन है? बताओ भाई। कूल रहना मेरी आदत है, ठीक है भाई। शिखा भाई कह रहा है कि सर आप इतने कूल कैसे रहते हैं? कूल रहना मेरी आदत है, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि जो चीजें बड़े प्यार से समझी समझाई जा सकती हैं उसमें गुस्सा या दिखावा करने की तो जरूरत है ही नहीं, है कि नहीं? नॉलेज, ये जो ज्ञान है ना, एक इंसान को ऐसे आना चाहिए जैसे पेड़ों पर फूल आते हैं, है ना, पेड़ पर पत्तियां आती हैं। इसी तरीके से ज्ञान भी नेचुरल आना चाहिए। ज्ञान को थोपा जाए ना, अगर मैं आपको ये दिखावा करने लग जाऊं मुझे बहुत कुछ आता है, मैं ये कर दूं वो कर दूं, थोड़े दिनों में आप मेरा साथ छोड़ दोगे, आप कहोगे रहने दो सर मैं नहीं पढ़ रहा। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको बिल्कुल नेचुरल फील करो, ठीक है? समझ आ गया भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे बच्चे। प्रेपोजिशन है बेटा, विद प्रेपोजिशन है, विदाउट भी प्रेपोजिशन है। ये तो हो गया भाई मेरे इन्फिनेटिव। अब इसी के एक दूसरे भाई से मिलाता हूं भाई, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। और वो जो दूसरा भाई है इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, इसे हम कहते हैं जेरंड। क्या कहते हैं? जेरंड। फाइन। जेरंड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेहद खूबसूरत है, परेशान करेगा कई जगह पर। इसे हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी को जोड़ देते हैं। ये जेरंड हो गया, ठीक है भाई। फिर इसी के बाद एक तीसरा इसी का भाई और है, तीसरा इसी का भाई और है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका ही एक तीसरा भाई और हो गया, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो तीसरा भाई क्या है, ध्यान से समझते हैं हम। इसका नाम है मेरे बच्चों पार्टिसिपल्स, ठीक है। तीसरे का नाम क्या हो गया भाई? पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो मेरे बच्चों पार्टिसिपल्स की जानकारी हम लेंगे, ठीक है। पार्टिसिपल्स होता क्या है? देखो एडवर्ब में बताया था मैंने, एडवर्ब में मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल्स होता क्या है, याद है कि नहीं है? चलो सारे बच्चे बताओ पार्टिसिपल्स क्या होता है, एडवर्ब्स में पढ़ाया गया था, ठीक है। पार्टिसिपल्स में हम लोगों ने समझा था, मैं इसी चीज को आपके साथ डेलिबरेटली समझाना चाहूंगा। पार्टिसिपल्स बेसिकली दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। एक जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और एक जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखो शायद अब आपको याद आ जाए, एक जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारे पास, उसे हम कैसे बनाते हैं? मैं स्ट्रक्चर यहां लिखूंगा मेरे बच्चों आप लोगों के लिए। फर्स्ट होम ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़कर, क्या कहा? फर्स्ट होम ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़कर। याद है ये काम किस चीज का करता है? याद है? याद होना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। पार्टिसिपल्स के पहले दो रूप पता चल गए, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक
पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसका एक और तीसरा रूप है, उसकी जानकारी हम लेंगे जब ये टॉपिक लगभग खत्म होने पर आएगा। तो मेरे बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमें किस किस से कैसी लड़ाई करनी है, ये तीन शिकार हमारे हैं। एक इन्फिनेटिव जिसके स्ट्रक्चर सामने है, उसी का एक्सेप्शन हमारे सामने आएगा। ठीक है, उसके बाद जेरेंड हो गया, उसके बाद आ गया पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के अलग अलग फंक्शंस। पहले एक बार इसको ध्यान से देख लो। अभी बना देना प्लीज। ठीक है, फिर एक दो दिन में डाल देंगे इसको। थैंक यू दीपक भाई। चलिए बच्चों, अब चीजों को समझना शुरू करते हैं। ठीक है ना, अब हम अपना दंगल शुरू करते हैं और अपनी कहानी शुरू करते हैं इनफिनिटिव से। ठीक है जी, अब अपनी कहानी शुरू करते हैं भाई इनफिनिटिव से। ध्यान से समझना बेटे, बड़े मजे से समझने की कोशिश करना। इनफिनिटिव क्या होता है भाई? अभी अभी हम लोगों ने एक प्यारी सी बात समझने की कोशिश की कि इनफिनिटिव का जो स्ट्रक्चर है ना भाई, वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि टू के साथ हमें जुड़ती नजर आती है क्या चीज? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू के साथ हमें क्या जुड़ती नजर आती है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यही जुड़ती नजर आती है। अब तो आवाज ठीक आ रही ना बेटा? हाँ है ना? जब टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जोड़ते हैं तो आपको ये भी पता है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से ये चीज आप लोगों को पता है कि सारी की सारी जो कहानी है ना, सारी की सारी जो कहानी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं? बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो कुछ बात ही नहीं बन पाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कोई शब्द है ही नहीं। तो टू और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये भी किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही जुड़े होंगे मेरे बच्चों। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये दोनों मिलकर बनते हैं नाउन। क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसीलिए ग्रामेरियन इसे वर्बल नाउन से भी जानते हैं।
इसीलिए विचारक इसे वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वर्ब से बना हुआ नाउन। ठीक है, वर्ब से बना हुआ नाउन, वर्बल नाउन भी इसे कहते हैं। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों, आप सभी लोग ये भी प्यारी सी बात जानते हैं, क्योंकि ये नाउन है तो नाउन किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, अरे हाँ है ना, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और कहीं कहीं लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। भाई है कि नहीं बातचीत पता आप लोगों को? कोई भी लिखी हुई जो हमारे सामने मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब चलो, मैं आपके सामने 2-3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हेयर। ठीक है जी, एक सेंटेंस मैंने आप सभी के सामने लिखा, फाइन। मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्लीप। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो बेटा। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़कर देखो बेटा। ठीक है, जब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे, जब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत प्यारी सी चीज समझ आएगी। ठीक है, जब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत प्यारी सी चीज समझ आएगी। ठीक है जी, फाइन, आप समझते हैं। दोनों सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज प्रोहिबिटेड हियर, व्हाट का आंसर आपने क्या दिया? टू स्मोक, यानी कि ये अपने आप में नाउन है जो इस लिखी हुई वर्ब का अपने आप में क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अरे हाँ है ना, ये अपने आप में सब्जेक्ट का ही तो काम कर रहा है। हाँ है ना, बात समझ रहे? फिर मैंने आप सभी के सामने क्या लिखा? आई वॉन्ट व्हाट, आपने कहा टू स्लीप। ये भी मुझे व्हाट का आंसर अगर दे रहा है तो नाउन है। इस लिखी हुई वर्ब के बाद ये जो टू स्लीप लिखा है, कायदे से ये अपने आप में है तो है क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट है। अरे भाई हाँ है ना, कायदे से ये अपने आप में क्या है बेटे? कायदे से ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है कि नहीं बेटा? अरे बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? बात अपनी जगह बिल्कुल क्लियर हो गई, इसमें कोई डर की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। फाइन, सब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की भी जगह यूज हो सकता है। ठीक है ना, अब एक छोटा सा काम समझते हैं। ठीक है ना, मैंने आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू बाई अ कार। ठीक है भाई, देखो बेटे, इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से एक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं मैं आप लोगों की। पहले सेंटेंस को ध्यान से समझना। हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस का ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये जो वांट है अपने आप में मेन वर्ब है। अब मैं मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब के नाम से जानूंगा। भाई मैं मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब के नाम से जानूंगा, है ना, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है या फिर सब्जेक्ट के नंबर यानी कि सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होती है। ठीक है भाई, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, है ना। अब यहाँ पर लिखा है टू बाई हमारे सामने, ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये लिखा है आकार, ये अपने आप में क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब मुझे ध्यान से आपसे समझनी है एक प्यारी सी बात कि इस लिखे सेंटेंस में एक तो होगी फाइनाइट वर्ब और एक हो गई भाई नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आप मुझे सोचकर ये बताएं कि किसी भी लिखे सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है, हाँ या ना? आपको दिमाग लगाना है बेटे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप मुझे ये बताओ कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है, हाँ या ना? बताओ, सोचो और ध्यान से समझ कर बताओ। जब आप किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ध्यान से देखोगे, कंपलसरी का मतलब क्या होता है? कंपलसरी का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसके बगैर काम ना चले। भाई गाड़ी चलाने के लिए कंपलसरी क्या है? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। अरे भाई हाँ है ना। भाई आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, कंपलसरी क्या है? कि आपका पेशेंस, आपका फोकस सही जगह पर हो, तभी समझ पाओगे मुझे, वरना तो आपके लिए मैं मुश्किल हो जाऊंगा। ठीक है बेटे, तो कंपलसरी जिसके बगैर काम ना चले। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में से मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं इस फाइनाइट वर्ब को यहां से हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस बच गया? बताओ, है जी, बताओ बेटे, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट हो गया?
ठीक है भाई। चलो आप कहोगे गुरुजी इसका तो मीनिंग ही डैमेज हो गया, है ना। अब अगर यही वाली बातचीत मैं ऐसे कर दूं कि इस लिखे सेंटेंस में से मैं यहां से नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है? बिल्कुल जी, आप कहोगे सर ये तो अपने आप में कंप्लीट है। अब इसका मतलब क्या समझ में आया? किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए फाइनाइट वर्ब अपने आप में कंपलसरी होती है, इसके बगैर सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या करती है? किसी भी लिखी फाइनाइट वर्ब का, किसी भी लिखी हुई फाइनाइट वर्ब का पर्पस बताने की कोशिश करती है। ठीक है ना जी, किसी भी लिखी हुई फाइनाइट वर्ब का पर्पस बताने की कोशिश करती है। आप यहां क्या चाहते हैं? आपने इस वांट का पर्पस बताया कि जी मैं खरीदना चाहता हूं किस चीज को? कार को। ठीक है जी। आपने इससे पहले लिखे सेंटेंस की अगर बात करी, यहां लिखा है शेखर राइट्स अ पोएम टू विन हर हार्ट। शेखर जो है भाई लिखता है। अब लिखने का पर्पस क्या है? इस पोएम को लिखने का पर्पस ये है कि वो किसी का दिल जीत ले। ठीक है ना, लिखने का पर्पस क्या है? भाई आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ने का पर्पस क्या है? आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे, आई एम स्टडिंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। पर्पस क्या है? टू क्वालिफाई। टू क्वालिफाई क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब परिवार का शब्द है। और कौन सा शब्द है? आप कहोगे जी इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जुड़ गया तो ये इन्फिनिटिव हो गया। बोलो हाँ। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए बेटे आगे चलते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब तो कंपलसरी होती है, सी का मतलब कंपलसरी, और नॉन फाइनाइट वर्ब आने वाली वर्ब का पर्पस बताने की काम करती है। ठीक है बेटा, बेटे यहां दे दो चाय मुझे। हाँ चाय छिपा के दिया करो, हमारे बच्चे छीन लेते हैं। ठीक है, हाँ थैंक यू बेटे, थैंक यू। चलो, हमारे स्टूडेंट चाय छीन लेते हैं, बहुत शैतान बच्चे। कहते हैं अच्छा मैं हट रहा हूँ, रुको सॉरी, ये बालक गुस्सा हो रहा है, कह रहा है हट जाओ लिखने दो मुझे। इतना गुस्सा कहाँ से लाते हो भाई? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें, तुम गुस्सा हो जाती हो, ऐसे मत हुआ करो। जब जब गुस्सा आए ना, तो जिस भी भगवान को आप प्यार करते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, बस एक बार उनका नाम ले लिया करो। ठीक है ना, वो अपने आप आपके मन को शांत कर देंगे। हमें भी गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है गुस्सा, लेकिन क्या करें, नादान है तो गुस्सा आना ना जाना। चलिए भाई कहानी आगे लेके चलते हैं मेरे बच्चों, अब चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। चॉइसेस हैं आपके सामने, चॉइसेस में से किसी एक को मार्क करना। ले भाई, चॉइस ही चॉइस दे दी। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चल, लो भाई अपने आंसर्स भरो, तुक्के लगाओ, चलो।
शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। शाबाश, चलो भाई बना लिया। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले सवाल का जवाब हम देख लेते हैं। अधिकतर बच्चों ने कहा शी अग्रीड, तो कई बच्चों ने मुझे आंसर बताया है कि सर यहाँ टू पे आना चाहिए। सेंटेंस टू की बात कर रहे हैं, रमन हैज डिसाइडेड टू न्यूयॉर्क, तो बच्चों ने आंसर दिया जी टू गो होना चाहिए। तीसरे सेंटेंस को पढ़ा, रीना विश्ड, आगे लिखा है पार्टी, तो भाई बच्चों ने मुझे जवाब दिया सर टू अटेंड होना चाहिए। फाइन, चलिए आपकी बात मान ली। अब मेरे बच्चों इन्हीं तीनों सेंटेंसेस में एक छोटा सा ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। इन्हीं में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और भाई सेंटेंस नंबर 1 में मैं अग्रीड की जगह मैं इस एग्रीड की जगह अगर लिख देता हूं आप सभी के सामने स्टॉप्ड, तो आप क्या आंसर चुनेंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 में रमन हैज डिसाइडेड टू गो टू न्यूयॉर्क, अगर मैं इस डिसाइडेड की जगह मेरे बच्चों अगर इस डिसाइडेड की जगह मान लीजिए मैं यहां पर अगर लिख देता हूं अवॉइडेड, तो क्या करोगे, दिमाग लगाओ भाई, तुक्का लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुक्का लगाने से ही आप ट्रैक पर आ जाओगे इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 3 पर, ठीक है ना। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 3 पर इस विश्ड की जगह मैं यहां पर लिखता हूं एंजॉयड, तो आपका आंसर क्या बदल जाता है, लगाओ दिमाग। शाबाश, लगाओ लगाओ दिमाग, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। सुरेश कैसी बात कर रहा है मेरे बेटे, शाबाश। अब मैं बताता हूं, आपने कहा सर अगर यहां पर स्टॉप्ड हमने किया तो हमें पेइंग जच रहा है, शी स्टॉप्ड पेइंग द बिल्स। रमन हैज अवॉइडेड, तो आपने कहा सर मुझे गोइंग यहां पर अच्छा लग रहा है। फिर आपने कहा रीना एंजॉयड, आपने कहा सर अटेंडिंग अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इन तीनों सेंटेंसेस में जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, इन तीनों सेंटेंसेस के एक्सपेरिमेंट से हमें एक प्यारी सी बात समझ आई। क्या, देखो क्या बात हमें समझनी है, इस पर फोकस रहना, प्लीज ध्यान दीजिएगा। फाइन, हम लोगों ने जब यहां एग्रीड लिखा तो ये हमें पता है कि सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है, अरे बोलो हाँ। जैसे ही हमने फाइनाइट वर्ब यहां एग्रीड लिखी तो आंसर हमारा क्या था, टू पे था। हमने इस एग्रीड की जगह स्टॉप्ड लिखने का काम किया तो हमारी आने वाली ये जो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो गई भाई, आपने कहा टू पे नहीं पेइंग हो गया, है ना। यानी कि एक फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप को बदल सकती है। बात को ध्यान से समझना, मैं इस बात को सरल भाषा में कहूंगा, एक फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करती है। मैंने क्या कहा, एक फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, रमन हैज डिसाइडेड, ये जो डिसाइडेड यहां लिखा है ये अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है ना। फाइनाइट वर्ब डिसाइडेड थी, इसी वजह से हमने आने वाली इस जगह पर नॉन फाइनाइट वर्ब को फिल किया, कैसे, टू गो के साथ। ठीक इसी तरीके से जब फाइनाइट वर्ब हमने डिसाइडेड को हटाकर इसकी जगह अवॉइडेड रखा तो आपने नॉन फाइनाइट वर्ब की जगह क्या चुना, गोइंग। भाई यही हुआ ना, इसका मतलब एक फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करती है। इस बात को अगर मैं यहां लिखूं इस तरीके से तो समझ जाना भाई कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब डिसाइड करती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरह की हो। भाई बात समझ में आ गई, इसी बात को फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। फाइनाइट वर्ब डिसाइड्स द पैटर्न ऑफ अ नॉन फाइनाइट वर्ब। एक काम करो ना यार, मैं लिख ही ना देता हूं, मेरे बच्चे इस बात को याद भी रख पाएंगे। अ फाइनाइट वर्ब डिसाइड्स द पैटर्न ऑफ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है जी।
विच कम्स आफ्टर इट, वो लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। इसी चीज को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है। याद रह जाएगा भाई, हाँ है ना। इसी लिखी हुई बातचीत को तीसरे सेंटेंस में भी ऑब्जर्व करूं भाई, रीना के बाद ये जो विश लिखा है पास्ट इंडेफिनिट फाइनाइट वर्ब है। यही फाइनाइट वर्ब आने वाली इस नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड कर गई, क्या चीज, टू अटेंड, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने इस लिखी हुई वर्ब को ध्यान से देखा, क्या लिखा हुआ देखा भाई, जैसे ही हम लोगों ने इस लिखी हुई वर्ब को ध्यान से देखा एंजॉयड, तो भाई इस एंजॉयड यानी कि इस फाइनाइट वर्ब की वजह से हम लोगों ने आगे क्या यूज किया मेरे बच्चों, अटेंडिंग यूज किया। ठीक है बेटा, हाँ है ना। तो अब यहां हमें सबसे पहला सवाल समझ आएगा। अब हमें यहां सबसे पहला सवाल समझ में आएगा, ठीक है ना। यहां सबसे पहला सवाल समझ आएगा। तो मेरे बच्चों इस कहानी को ध्यान से समझना। फाइन, जब हम किसी भी फाइनाइट वर्ब को देखते हैं तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करती है, ठीक है। तो यहां सबसे पहला नियम हमें समझना है, आफ्टर दीज फाइनाइट वर्ब्स वी यूज एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाहूंगा आप सभी के सामने कि निम्नलिखित फाइनाइट वर्ब्स के ठीक बाद, निम्नलिखित फाइनाइट वर्ब्स के ठीक बाद हम लोग हमेशा इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, ठीक है। तो आज बच्चों वर्ब की लिस्ट बनानी शुरू करेंगे अब आप लोग मेरे साथ, ठीक है। वर्ब की लिस्ट बनानी आप लोग मेरे साथ शुरू करोगे, एग्री, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना, वांट, डिसाइड, ठीक है जी, अरेंज, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करो भाई, मैनेज, डिमांड, विश, डेटरमिन, डेटरमिन बोलना भी सीखें भाई, शब्द को डेटरमाइन नहीं बोलते हैं, ठीक है। प्रिटेंड, ये वर्ब याद करनी पड़ेंगी, इनकी वजह क्या है मैं आपको समझाऊंगा। फेल, फॉरगेट, रिमेंबर, क्लेम, चूज, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा भाई, चूज, ठीक है भाई, अटेम्प्ट, बॉदर, ठीक है जी, सीन, स्वेयर, एक्सपेक्ट, एंटिसिपेट, होप, वुड, लाइक, लव, हीट, एक्सेट्रा। सारे बच्चे देखकर लिखो फटाफट से। ऑफर, प्लान, इन सभी की सभी वर्ब्स अगर सेंटेंसेस में आपको लिखी हुई नजर आए और ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं फाइनाइट वर्ब की तरह अगर यूज होती हैं, तो इनके बाद आने वाली जो भी आप नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करेंगे वो इन्फिनेटिव होना चाहिए। एक बार देख कर लिख लो भाई फटाफट से।
शाबाश। बस शुरू में थोड़ा सा ही अजीब लगेगा, थोड़ी देर में आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये सारी चीजें। शाबाश। चलिए अब थोड़ी सी आपकी मेहनत करा देता हूं। फाइन। सेंटेंसेस जरा मेरे साथ साथ आंसर्स बनाने की कोशिश करें। रीपे, रीपे का मतलब पुनः वापस कर देना, ठीक है ना जी। अपने आंसर्स बनाओ बेटे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अपने आंसर्स खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश, बनाने की कोशिश करो। फॉरेस्ट लिखा है बेटा। चलो बेटे, तुक्के लगाने हैं, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। अपने हिसाब से आंसर्स बनाओ, सही हो चाहे गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट यू पीपल शुड ट्राई, ठीक है जी। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। पहले एक बार आप लोग ट्राई करो बेटा, चलो।
चलिए भाई आंसर्स बना लिए बेटे, करें डिस्कशन शुरू। बनाओ बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं, गलत हो गया क्या हो गया यार। शाबाश। चलिए भाई आओ अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, पहले सवाल पर अगर हम बात करते हैं तो देखो ये चीज तो आप लोगों सभी बच्चों को पता ही है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब जो है वो आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब को डिसाइड करती है, इसका पैटर्न कैसा हो। पहले सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, लिखा है हमारे सामने शी मैनेज्ड, शी हमारा सब्जेक्ट है, मैनेज्ड अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है ना। अब इस फाइनाइट वर्ब के बाद हम हमेशा इंफिनिटिव यूज करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर लिखा टू रिपे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये हमें समझ जरूर आएगा, लेकिन इसे समझने के लिए हमें इंतजार करना होगा अगले सेशन का। ठीक है, हर बात की वजह बताऊंगा बेटा, लेकिन वजह तक पहुंचने से पहले आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आप जब इस बात की वजह जानेंगे तो आपको इतना मजा आएगा, आप कहोगे अरे यार जिस चीज को डर रहे थे सोचने में भी वो इतनी आसान हो सकती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शेखर हैज एक्स, अरे भाई हमने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है कोई बात नहीं, हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे बच्चे बहुत देर से एक्सपेक्टेड लिख रहे थे, मेरा ध्यान नहीं गया था इस बात पे कि एक्सपेक्टेड क्यों लिख रहे हैं। तो भाई ये एक्सपेक्टेड अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाली जो भी हमारे सामने ये वर्ब है, इसे हम इंफिनिटिव के रूप में लिखेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, यही जो वर्ब्स की लिस्ट बनाई ना बेटे, ये जो वर्ब्स की लिस्ट बनाई, इसे आप अभी फिलहाल के लिए याद करना। ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए इसे याद करना। ठीक है, मैंने आपको अभी तो बोला मेरे बेटा कि मैं इसकी वजह बताऊंगा अगले सेशन में। टेंशन क्यों लेता है मेरे भाई, मुझे भी पता है रट्टे लगाने वाले आप नहीं है, रट्टे लगवाने वाला मैं, आपका एटीट्यूड खत्म कर चुका हूं। देव मस्ट ऑफर, इस ऑफर लिखी फाइनाइट वर्ब के ठीक बाद आने वाली जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो वो इनफिनिटिव के अलावा कुछ और नहीं। अगला सवाल लिखा है द ऑफिसर वांटेड अस मैनेज द टीम। तो भाई वांटेड के ठीक बाद हम लोगों को क्या चाहिए भाई, इनफिनिटिव चाहिए, टू मैनेज। अरे हाँ है ना, और ये चीज हम पहले ही जानते हैं कि मैनेज के बाद भी आने वाला जो भी वर्ब है, यानी कि इस फाइनाइट वर्ब की वजह से तो इन्फिनिटिव यहां आ गया भाई। अब इस मैनेज की वजह से हम लोगों को आगे फिर से क्या लिखना पड़ गया, टू वर्क। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आई। तो बात समझ में ये आ रही है कि यही नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आगे फिर से कोई नॉन फाइनाइट वर्ब आए तो भाई इसके अकॉर्डिंग आगे के पैटर्न्स डिसाइड होते चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं, ये तो एक चेन है, ये तो अपने आप में एक चेन है कि इस फाइनाइट वर्ब की वजह से इस नॉन फाइनाइट, इस नॉन फाइनाइट से अगली नॉन फाइनाइट, अगली नॉन फाइनाइट से अगली नॉन फाइनाइट वर्ब, सारी की सारी आपस में एक प्यारा सा ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 पर आते हैं। आई नो हाउ, ठीक है 2 बार हाउ लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, सवाल लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। आई नो आगे लिखा है हाउ ही, आगे लिखा है ब्लैंक दिस मशीन। सवाल में इस क्वेश्चन 5 में और क्वेश्चन 6 में दोनों में बताओ क्या फर्क है। पहले आप सोचना सीखो, फिर मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या फर्क है। बताओ बेटे, इन लिखे हुए दोनों सेंटेंसेस में आपके हिसाब से क्या फर्क है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है, आप कहोगे सर आई नो दोनों में एक जैसा ही है ना। यहाँ इस हाउ को अगर हम देख रहे हैं फिलहाल के लिए, ये हाउ अपने आप में कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, हमने इस हाउ के बाद यहां लिखा हुआ देखा अपना क्या चीज, सब्जेक्ट। अरे बोलो हाँ,
क्या लिखा देखा भाई, सब्जेक्ट। अब आप लोग एक प्यारी सी चीज जानते हैं कि अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आ गया तो सब्जेक्ट के बाद जो भी आगे ये वर्ब हम लिखेंगे, ये वर्ब अपने आप में एक ऐसी वर्ब होगी जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो इसी वजह से इसे क्या कहोगे, मेन वर्ब। भाई मेन वर्ब को ही आप फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। आगे ऑब्जेक्ट लिखा होना या ना लिखा होना वो डिपेंड करता है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। वो डिपेंड करता है उस वर्ब पर कि वो लिखी वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। मेरी बात अपनी जगह समझ आ रही है बेटे, हाँ ना। अब सवाल क्या घूमता है, अब सवाल क्या घूमता है, अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नाम की चीज ही ना हो तो क्या करेंगे। तो आप कहोगे गुरुजी फिर ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब ना रहकर हम इसे किस चीज में लेकर जाएंगे, इन्फिनिटिव में। यानी कि इन्फिनिटिव खुद में ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। खुद ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है। अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आता तो इस इन्फिनिटिव को ही, जो कि अपने आप में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जुड़कर दोनों आपस में नाउन का काम करेंगे, सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। फाइन, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में। यहां हमारे सामने लिखा है सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के बाद ये जो भी लिखी जाएगी मेरे बच्चों, ये जो भी लिखी जाएगी क्या होगी, फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, है ना। फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, है ना। अब टेंस के अकॉर्डिंग आप इस लिखी बातचीत में चाहे आप ऑपरेट्स लिख दो, ठीक है, चाहे आप ऑपरेटेड लिख दो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में से कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख लो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में लिख लो। लेकिन अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, आई नो हाउ। अब आप ध्यान से देखोगे इस हाउ के बाद सब्जेक्ट नाम की चीज नहीं लिखी, है ना। अगर सब्जेक्ट नाम की चीज यहां नहीं लिखी तो बिना सब्जेक्ट के आने वाली जो भी वर्ब है हम उसे खुद में ही इन्फिनिटिव बनाकर चलेंगे। दोनों सेंटेंसेस को पढ़कर देखें। आई नो हाउ ही ऑपरेट्स या हाउ ही ऑपरेटेड दिस मशीन, मैं जानता हूं उसने मशीन कैसे ऑपरेट की। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं, लिखा है आई नो हाउ, इस हाउ के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा। अब अगर ये सब्जेक्ट नहीं लिखा है, हाउ के बाद हम तुरंत क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव लगाकर काम चलाएंगे, हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। ठीक है भाई, तो इस दोनों के आधार पर हमें एक छोटा सा नियम समझ ये आ गया, एक छोटा सा नियम हमें ये समझ आ गया कि लिखे हुए सेंटेंसेस के बीच अगर हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड नजर आता है, क्या नजर आता है बेटा, क्वेश्चन वर्ड नजर आता है, और इसी क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर हम इसी क्वेश्चन वर्ड के साथ चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो भाई इसी बातचीत में हमें एक प्यारी सी चीज ये समझ आई कि अगर इस लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हम लोगों को सब्जेक्ट लिखा नजर आता है तो सब्जेक्ट के बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी वो मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब का यूज आप करेंगे, जो कि टेंस बताने का काम करता है, हाँ है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, शी एक्सप्लेन्ड where she went। ठीक है, ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया भाई। यहां वेयर कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट लिखा तो ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग यूज हुई, फाइनाइट वर्ब है। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हम लोगों को सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं मिलता, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिखा हुआ अगर नजर नहीं आता तो आने वाली जो भी वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब ना होकर इन्फिनिटिव का रूप ले जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम दोबारा से लिखने का काम करें तो कैसे लिखा जाएगा मेरे बच्चों। सेंटेंस मैंने लिखा शी एक्सप्लेन्ड, सेंटेंस मैंने आप सभी के सामने लिखा शी एक्सप्लेन्ड, और जैसे ही इस लिखे हुए सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट को हटा दिया, सब्जेक्ट को हटा दिया तो भाई सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, शी एक्सप्लेन्ड वेयर टू गो। ठीक है बेटा, ये नियम आपके पेपर का फेवरेट है और मैं जानता हूं जहां तक हर बार नहीं तो अधिकतर ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हटा दिया जाए तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, फाइन, यहां तक की बात अपने पल्ले पड़ी भाई। ठीक है, नहीं भाई देखो संदीप भाई रिवाइज करना पड़ेगा। संदीप कह रहा जी दिमाग की बत्ती खुल गई लेकिन दोबारा रिवाइज करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई।
देखो एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, अगर कुछ नया सीख रहे हो तो एक बार तो मुश्किल लगेगा ही सीखना, है ना। याद करो बचपन में जब पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी, मुश्किल तो लगा था साइकिल चलाना, गिरे भी थे, चोट भी लगी थी, लेकिन साइकिल चलानी सीखी तो तब जब लगातार प्रयास करते रहे, है कि नहीं। गाड़ी भी चलानी सीखी, लेकिन कभी कभी गाड़ी टकराई भी होगी, लेकिन लगातार प्रयास करते रहे, गाड़ी भी चलानी सीखी। ठीक है, तो वर्ब एडवांस टॉपिक जिस दिन आपका सॉलिड हो गया, और मैं वायदा करता हूं इससे बढ़िया टॉपिक कोई नहीं लगेगा। अभी तक आप लोगों का प्रेपोजिशन फेवरेट हो सकता है, अभी तक आपका फेवरेट कोई और टॉपिक भले ही हो सकता है, लेकिन जब ये सीख लोगे ना तो ध्यान रखना आपका लेवल कहां होगा और आपके तुक्के लगाने वाले दोस्तों का लेवल कहां होगा। ठीक है, बातें बड़ी नहीं, लेकिन इस टॉपिक का असर बहुत बड़ा है। अब मेरे बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। शी आस्क्ड वेयर, आगे लिखा है इन द फॉरेस्ट। सवाल बिल्कुल आसान हो गया। इस वेयर के बाद सब्जेक्ट अगर ओमिटेड है, ओमिटेड मींस हटा हुआ है, अगर सब्जेक्ट ओमिटेड है तो आने वाली जो भी वर्ब है वो टू के साथ हम इंफिनिटिव बनाकर लिखेंगे। अगला सवाल, तान्या टोल्ड मी व्हेन, इस व्हेन के बाद हमें सब्जेक्ट अगर ओमिटेड नजर आया तो आने वाली जो भी वर्ब है हम उसे इंफिनिटिव बनाकर चलते हैं, और कहानी क्या हो गई, तान्या टोल्ड मी व्हेन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां तक की बात कुछ समझ में आ रही है मेरे बच्चों, यहां तक की बात कुछ समझ में आ रही है मेरे बच्चों? बिल्कुल क्लियर है भाई। बेटा थोड़ा क्लास लंबी चलेगी, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, 10-15 मिनट फालतू पढ़ाऊंगा आज। ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई? आप कहें सर ये बात कुछ कुछ देखी देखी लगती है, मैं आपको याद दिलाता हूं ये जो लॉजिक है आपने कहां पर पढ़ा है। ठीक है, अभी देखो अभी याद आ जाएगा, काहे चिंता कर रहे हो। मैंने आप सभी के सामने लिखा, ठीक है, दिव्या इज टू पुअर टू अफोर्ड समथिंग। हाँ भाई, सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाओ, ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ। एडवर्ब में पढ़ा था ये कहानी हम लोगों ने। ठीक है, अभी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, करेक्ट करो, और इसके अंदर जरा लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन का नियम। ठीक है, नैना इज टू इनोसेंट टू ट्रस्ट एवरीवन। बनाओ भाई, दोनों सेंटेंसेस को ठीक करो और दोनों सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन का नियम लगाओ बेटा। लगाओ बेटा, लगाओ, दिमाग लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन का नियम लगाओ बेटा। शाबाश, शाबाश। शाबाश, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। अब आप इस चीज को समझो बेटा, मैंने आपके सामने एडवर्ब की बात को उठा लिया, अब आपने एडवर्ब रिवाइज किया है तो आप सेकंड में पहचान रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप एडवर्ब रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर ये चीज तो समझना मुश्किल हो गया ना। आप समझिए इस बात को, रिवीजन बहुत मैटर करती है बेटा, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
अब भाई इस कहानी में क्या हो गया, आपने कहा दिव्या इज टू पुअर, नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसलिए सब बच्चों ने मुझे बता दिया समथिंग नहीं सर, एनीथिंग का जिक्र लाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बातचीत को ध्यान से भी तो समझो भाई, यहां पर दिव्या इज टू पुअर, इस लिखे टू के साथ इस अफोर्ड को अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में है तो कायदे से इंफिनिटिव, क्यों, क्योंकि इस लिखे हुए टू अफोर्ड से पहले सब्जेक्ट नहीं है। अरे भाई हाँ है ना, इस टू अफोर्ड से पहले सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे इंफिनिटिव बनाना पड़ा। अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखता हूं, अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखता हूं तो आपने क्या बताया, दिव्या इज सो पुअर, उसके बाद आपने लगाया कंजंक्शन दैट, इस दैट के बाद आपने लिखा एक सब्जेक्ट जो दिव्या है उसी के लिए लिखा था शी, अरे हाँ ना, और इस शी की वजह से ही मेरे बच्चों ने आने वाली इस एफोर्ड को आपने लिखने का काम किया, कैन नॉट एफोर्ड। अब इस कैन नॉट एफोर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये फाइनाइट वर्ब का ही तो रूप है, क्या है ये, फाइनाइट वर्ब का ही तो रूप है कि नहीं। फाइनाइट वर्ब क्यों यूज हुआ भाई, फाइनाइट वर्ब क्यों यूज हुआ, क्योंकि इसके पास ये प्यारी सी जो चीज लिखी है, अब इसको ध्यान से देखो बेटे, एडवर्ब में पढ़ा था, आज उसका एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, आज उसका गहराई से चीर फाड़ कर रहे हैं भाई साहब, मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों। आगे आप लिखेंगे क्या चीज, एनीथिंग। जरा अगले सेंटेंस पर आ जाओ मेरे बच्चों, देखो ध्यान से क्या लिखा है, नैना इज टू इनोसेंट। आप सभी को पता है कि प्लीजेंट एडजेक्टिव होने की वजह से टू नहीं इनफ को लेकर चलेगा, अरे हाँ है ना, बात समझ रहे हैं। और इनफ के साथ एवरी अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इस लिखे हुए इन्फिनिटिव के पास यहां सब्जेक्ट नहीं है तो ये इन्फिनिटिव सही काम कर रहा है, ठीक है। हल्के शब्दों में अगर मैं कहूं तो भाई इस टू के साथ हमने इन्फिनिटिव को यूज किया, और ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने इनफ के साथ इन्फिनिटिव को यूज करना सीखा था एडवर्ब में। बोलो हाँ भाई, बोलो हाँ, ठीक है भाई, बोल तो दो हाँ, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये बात हमें समझ में आ गई। अगर आप इस चीज को ट्रांसफॉर्म करके लिखने की कोशिश करोगे तो ट्रांसफॉर्म करके क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे क्या चीज, नैना इज, आगे लिखोगे सो इनोसेंट, आप लिखोगे नैना इज सो इनोसेंट। अब ये जो दैट हमारे सामने लिखा है, दैट अपने आप में क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ, है ना। इस नैना के लिए आपने क्या यूज किया, शी, क्योंकि ये उस इंसान के बिहेवियर की बात कर रहा है, ठीक है, बिहेवियर की बात कर रहा है। तो आप यहां पर लिख रहे थे ट्रस्ट्स। अब मेरे बच्चों ये ट्रस्ट्स क्यों आया, क्योंकि इस कंजंक्शन के बाद ये जो शी लिखा है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद ये लिखी हुई अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जो एडवर्ब में पढ़ा था उसका एनालिटिकल स्टडी आज हम कर रहे हैं। फाइन मेरे बच्चों, आगे क्या लिखागा आप लोग, ट्रस्ट्स, और उसके बाद आप लिखेंगे एवरीवन। मैं रुक रहा हूं 2 मिनट के लिए, पहले इस कहानी को ध्यान से देखो, एक शब्द को ध्यान से देखो। बेटे बात यहां तक ही क्लियर है भाई, रिवाइज करना पड़ेगा ना, ना तड़पो मत, कह रहे गुरुजी अब छोड़ दो नहीं नहीं अभी नहीं छोड़ूंगा, अभी 10 मिनट के लिए और पढ़ाऊंगा बेटा, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि जो आगे चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना वो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। जो आगे पढ़ाऊंगा ना बेटा वो इस चीज से जुड़ी हुई है, तो इसको साथ साथ पढ़ ही लो मेरे बच्चों, बुरा मत मानो, ठीक है ना। इन्फिनिटिव का एक हम लोगों ने लॉजिक समझा है, फाइन। आओ मेरे बच्चों इस कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अब इसी के परिवार से एक एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा जिसे हम कहते हैं क्या, बेयर, क्या कहते हैं, बेयर। इसी चीज को हम बेयर इन्फिनिटिव कहकर ना कभी कभी इसी की जगह एग्जामिनेशन प्लेन इन्फिनिटिव के नाम से भी पूछ लेता है। चलो सारे बच्चे एक बार मुझे बताओ ये बेयर इन्फिनिटिव किस तरीके से लिखे जाते हैं। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी जो आपके भविष्य के खिलाफ होगी। मैं आप लोगों को कुछ करवा रहा हूं तो सोच समझ के करवा रहा हूं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम देना चाहूंगा, ठीक है।
और आप ये भी समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, जब से ये टॉपिक शुरू हुए तब से मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई, बहुत ज्यादा स्लो में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूं ना बहुत सारे आप में से वो लाडले बच्चे भी जो पहली बार इस इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो उन्हें समझने के लिए ना बहुत टाइम की जरूरत है। फाइन। जो मेरी पहले स्पीड थी मैंने उसको बहुत कम कर दिया है ताकि मेरे बच्चे मुझे पेसअप कर सके, मुझे फॉलो कर सके, ठीक है। बेयर या प्लेन का मतलब होता है विदाउट। मैंने पूछा भी था थोड़ी देर पहले विदाउट क्या होता है, आपने कहा जी बेयर या विदाउट। प्लेन अगर हम कहें तो प्रेपोजिशन होता है वो विदाउट, है कि नहीं, पूछा था शायद, याद हो आपको। आओ बेयर या प्लेन इन्फिनिटिव की जब हम बात करते हैं तो इस मामले में हम लोग इस टू को ड्रॉप करते हैं और जो यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है भाई। क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। और हमें सबसे पहला नियम तो ये याद है ही, क्या चीज, कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, देखो थोड़ी देर पहले ही ये चीज पढ़ी थी मैंने, कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, लिखा है ना देखो, आफ्टर दीज फाइनाइट वर्ब्स वी यूज इंफिनिटिव। तो कुछ ऐसी वर्ब भी होंगी जिन फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब बेयर इंफिनिटिव होंगी, ठीक है। कैसे होंगी ध्यान से समझना। तो मैं लिख रहा हूं आफ्टर दीज फाइनाइट वर्ब्स वी यूज बेयर इंफिनिटिव। अब बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या कहोगे आप मुझे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब ये जो वर्ब है बड़ी प्यारी है भाई, ये जो वर्ब है मैं लिस्ट बनाऊंगा मेरे साथ, इनको मैं तो कह रहा हूं दो दो चार चार बार लिख लेना, ठीक है। मैं तो कहूं मेरे बच्चों इन्हें दो दो चार चार बार लिख लेना। जब दो दो चार चार बार लिखोगे तो साथ साथ आपको ये जो वर्ब्स हैं वो याद हो जाएंगी, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, लीजिए लिखिएगा साथ साथ। सी, वॉच, नोटिस, मैंने कहा सी, वॉच, नोटिस, हियर, हेल्प, मेक, लेट, बिट, ठीक है जी। संख्या में ये 8 वर्ब हैं, संख्या में मेरे प्यारे बच्चों ये 8 वर्ब हैं, ठीक है। संख्या में ये 8 वर्ब हैं। इन आठों की आठों वर्ब की कहानी क्या है, मैं आपके सामने 2-3 सेंटेंसेस लिखूंगा। फाइन, जरा इन 2-3 सेंटेंसेस पर दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। थ्योरम स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है बेटा, अपने ऑप्शन को चुनेंगे प्लीज, ठीक है ना। तीनों के तीनों बच्चे, मतलब सारे बच्चे तीनों के तीनों सेंटेंसेस को बनाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कोशिश है, शाबाश। अब आप सभी के सभी बच्चे इसको उसी तरीके से सोल्व करते आ रहे हैं। क्या चीज आपने कहा, शिखा सब्जेक्ट है, मेड अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। अब इस फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाली जो भी वर्ब है वो बेयर इंफिनिटिव रहता है, इसलिए हमने क्या चुना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की।
आपने कहा ईशानी हर्ड हिम स्पीक या टू स्पीक द ट्रुथ। आपने कहा सर हर्ड अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब हमें चाहिए वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए, वो हम लोगों ने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखा है आपने कभी अपनी हम नवा को ये कहा होगा आई कैन नॉट लेट, लेट के बाद जो भी वर्ब आती है हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आप यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये बात अपने आप में समझ आ गई। ठीक है, अब मैं आपकी जानकारी का थोड़ा फायदा उठाऊंगा। मैंने नहीं पढ़ाया हो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को वॉइसेस की जानकारी है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जानकारी है। आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जानकारी है ना भाई? तो हिमांशी भाई एक्टिव और पैसिव की आप लोगों को जानकारी है। एक्टिव और पैसिव की जानकारी के हिसाब से मुझे ये बताओ, तीनों जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये एक्टिव वॉइस हैं या पैसिव वॉइस हैं? अपने आप से दिमाग लगाना, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा बेटे। वर्क का एडवांस लेवल जा रहा है तो ऊंचे पे जाएगी चीज। ठीक है चलिए बताओ जरा मुझे। हाँ, तीनों सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस हैं। ठीक है, तो भाई हमें सबसे पहली बात क्या समझ आ रही है यहां पर? हमें सबसे पहली बात ये समझ आ रही है कि अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हमारे सामने लिखे हुए इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, किस कलर से लिखूं मैं? चलो इसी से, इससे क्यों लिखे भाई? ठीक है भाई, अगर हम इसे ध्यान से समझने का काम करते हैं तो सबसे पहली बात हमें समझ में आई, पीला दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो पीले की जगह हम नीला ले लेते हैं। अगर हम ध्यान से समझें तो ये वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में यूज होती हैं तो इसके बाद आने वाली वर्ब इन्फिनिटिव नहीं, बेयर इन्फिनिटिव हम लेकर चलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फाइन। अब अगर हम इसी लिखे हुए सेंटेंस का मेरे बच्चों पैसिव वॉइस बनाएं, अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनेगा? शिखा मीड तान्या, पहले तान्या को बुलाओ स्वाहा। मीड का हमने पैसिव बनाया वॉज मीड। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से क्या यहां फिट करोगे? और आगे का आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। बताओ भाई, अपने आप से बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, 100%। बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। तो जैसे ही आप पैसिव बनाते हैं तो आपने कहा कि सर अब तो हमें लग रहा है टू सोल्व का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, दूसरे सेंटेंस का भी पैसिव बना दो। लिखा है ईशानी हर्ड हिम स्पीक द ट्रुथ। आपने इस हिम को सब्जेक्ट की जगह लिखा ही, हर्ड पैसिव बनाने के लिए आपने लिखा वॉज हर्ड। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे? सोचो और आंसर बताओ, द ट्रुथ। और उसके बाद आपने क्या कहा? यहां नाम है भाई ईशानी का। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक जा रहे हो बेटा। अब दूसरी बात क्या समझ में आ गई भाई कि इन्हीं लिखी हुई वर्ब्स को अगर आप पैसिव वॉइस में लिखते हो तो आने वाली जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टू के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जोड़कर लिखनी पड़ेगी। इसके साथ लिखनी पड़ेगी बेटा, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोड़कर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हमें फिर क्या लिखना पड़ा? टू स्पीक लिखना पड़ा। ठीक है भाई, हाँ है ना। अब इसी परिवार में एक शब्द बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इसी परिवार में एक शब्द बड़ा खतरनाक है, और वो कौन सा शब्द है उसकी शक्ल ध्यान से देख लेना भाई। वो एक अकेला शब्द बड़ा खतरनाक है, लेट। चाहे एक्टिव वॉइस में लिखा हो चाहे पैसिव में लिखा हो, लेकिन इसके बाद हमेशा हम एक ही तरह की वर्ब यूज करते हैं और वो है बेयर इन्फिनिटिव। क्या यूज करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। आप अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखोगे? यू कैन नॉट बी। उसके बाद आप क्या लिखोगे? लेट, और उसके बाद गो बाय। ये एक अकेला खतरनाक शब्द है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो
ये बालक कह रहा जी याद कैसे होगा ये सब, मैं तो डर गया हूं। डर मत भाई, याद मैं करा रहा हूं। डर मत भाई, याद मैं करा रहा हूं। चलो भाई आओ समझाता हूं, ठीक है। देखो याद कराना शुरू करेंगे। ये वाली वर्ब्स तो मैं याद करा के मान लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस लास्ट बात कर रहा हूं बेटे, फिर छोड़ दूंगा क्लास। गुस्सा हो रहा है भाई। इतना गुस्सा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग पढ़ते हुए अगर थक जाते हो तो मेरा पढ़ाने में क्या हाल होगा? तो इसका मतलब मैं पढ़ाते वक्त अगर मोटिवेटेड हूं तो आप ही की तो वजह से मोटिवेटेड हूं। चलो छोड़ो सारी बात, एक आखिरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं, अचानक से आपके घर के बाहर या मेरे स्टूडियो के बाहर आवाज आती है धम। अचानक से एक धमाके की आवाज आती है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आवाज को सुनूंगा, हियर, ठीक है। उस आवाज को सुनने के तुरंत बाद मैं भाग कर देखूंगा, मैं क्या करूंगा, सी वॉच नोटिस। इन तीनों का मतलब है देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने देखने की कोशिश की तो देखा बड़े ध्यान से कि एक स्कूटी चलाने वाली लड़की ने एक लड़के को टक्कर मार दी, धैम, ठीक है भाई साहब। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं लड़के की नहीं, मैं उस लड़की की हेल्प करूंगा, ठीक है ना। मैं उस लड़की की हेल्प करूंगा। ऐसे मत देखना मुझे कोई गुस्से में कि गुरुजी शिकारी पड़े हो, ठीक है। मैं उस लड़की की जाके क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। क्यों? उस लड़की का जाके जमीन पर मुंह लगा, बेचारे की नाक से खून बह रहा था। लड़का अपना मुस्टंडा खड़ा हुआ कह रहा, और मार ले टक्कर साडी मान पुतनी लबने तेनु यार बथेरे, ठीक है। मैं उस लड़की की हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर भाई मैं उस लड़की की हेल्प नहीं कर पाया, आई विल मेक द अरेंजमेंट्स। मैं क्या करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा, किसी और को कहूंगा जा भाई उठा के गोदी में हॉस्पिटल में ले जा भाई, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं हुआ तो लेट का मतलब जो हो रहा है उसकी हम इजाजत देंगे, जो हो रहा है होने दो, अपन की फर्क पड़ना है पाजी, ठीक है। तो याद करने के लिए 6 स्टेप बना दिए। सबसे पहले कोई भी घटना हम सुनते हैं, फिर देखने का काम करते हैं। देखने के बाद उस घटना में अगर अपने से कोई हेल्प हो पाई, ठीक, नहीं तो वी विल मेक द अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट भी नहीं हुए तो लेट, और उसके बाद क्या कह दिया, बिड मीन्स इजाजत देना। जो हो गया सो होने दो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे बच्चे एक बार फटाफट से इसी सीक्वेंस से इन सारी वर्ब्स को लिख कर दिखा दो कमेंट्स में, फिर विदाई करेंगे भाई। ठीक है ना। सबसे पहले क्या कहा मैंने, हियर, उसके बाद सी वॉच नोटिस, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद हेल्प, मेक, लेट, बिड, ठीक है। अगली क्लास में उड़ाऊंगा भाई साहब इन क्वेश्चंस को। अगली क्लास में आपसे इतने इतने सारे क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस में, खुद ब खुद याद हो जाएंगे भाई। लिखो लिखो, स्पीड से लिखो बेटे। हाँ लिखोगे तभी तो याद होगा भाई जी। शाबाश। लो बेटे, आज आप लोगों ने काफी गहरी बातों पर मेहनत की है, ठीक है। चलो एक बार अपने नोट्स देख लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। एक बार अपने नोट्स देख लो, रिवाइज कर लो, फिर आगे लेके चलते हैं। शाबाश। आ जाओ बेटे। सबसे पहले हमने ये कहानी समझी, फाइन। फिर आगे हम लोगों ने समझने का काम किया, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने समझने का काम किया, ठीक है। यहां से हमारी कहानी में एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, ठीक है। आगे हम बढ़े तो कुछ फाइनाइट वर्ब जिनके बाद हमेशा इंफिनिटिव यूज होता है, इसकी वजह हम अगली क्लास में समझेंगे ऐसा क्यों होता है। फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने समझे, और ये आखिरी के 5 6 7 8 क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। लॉजिक्स हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पर। इस कहानी के बाद आगे हम लोगों ने समझने का काम किया, सब्जेक्ट की एब्सेंस हम लोगों ने, ऐसा नहीं है अभी पढ़ रहे हैं, एडवर्ब्स में भी इस खेल को हमने पढ़ा था। आगे हम लोगों ने समझने का काम किया बेर या प्लेन इंफिनिटिव, और ये 8 वर्ब्स हैं भाई, इनको अच्छे से याद करना। अगली क्लास में इनके एक्टिव, पैसिव और लेट, इन पर मैं आपको घुमाऊंगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, बस आज के लिए आपको इतना ही मैं परेशान करूंगा। दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है, रिवीजन करके आइएगा ताकि अगली क्लास में बहुत मजेदार तरीके से ये चीजें आपको समझ आ पाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।